तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्सरसाइज जो है आपकी रे ऑप्टिक्स की, उसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज में कि आपके पास एक स्मॉल कैंडल है और जिसका साइज जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो समझ गए कि ये लेंथ की बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं इसकी, और वो 27 सेंटीमीटर दूर रखी गई है किससे, एक कॉनकेव मिरर से, और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया है 36 सेंटीमीटर के बराबर। आपसे पूछा गया है कि कितनी दूरी पर एक स्क्रीन को रखना चाहिए जिससे उसकी एक क्लियर और शार्प इमेज हमें मिल सके। तो पहली बात तो आप यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएं वैसे वैसे आप दिमाग में एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे दिमाग में पिक्चर ड्रॉ हो चुकी है तो मैं अब यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो आप पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, वहाँ पे एक मिरर बनाइए पहले। तो ये एक कॉनकेव मिरर मैंने यहाँ पे बना दिया, कॉनकेव मिरर, ठीक। अब इस कॉनकेव मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 36 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 36 सेंटीमीटर। ये विदाउट साइन आपको दिया हुआ है। हम जब कन्वेंशन मानेंगे कोई, उसके बाद इसको साइन प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद इससे दूर है कितना, 27 सेंटीमीटर दूर एक कैंडल है। अब कैंडल, ये ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस भी है कि कैंडल इसी तरफ होने वाली है। तो ये एक कैंडल है, यहाँ पे हमने दिखा दिया एक कैंडल है, और जिसकी दूरी यहाँ से है 27 सेंटीमीटर के बराबर। और आपसे पूछा गया है कि हम स्क्रीन कहाँ पर रख दें जिससे इसकी इमेज हमें क्लियर उस स्क्रीन पर मिल जाए। तो एक बात आप ध्यान रखिए हमेशा कि रियल इमेजेस जो होती हैं उनको हम स्क्रीन पर जो है कैप्चर कर सकते हैं, स्क्रीन पर उनको देख सकते हैं, लेकिन जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं उनको हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम स्क्रीन लगा ही रहे हैं तो इसका मतलब रियल इमेज बन रही होगी, और रियल इमेज बन रही होगी तो इस मिरर के इस तरफ ही बन रही होगी। उस तरफ जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है मिरर में, और इस वाली साइड में जो बनती है वो बनती है रियल इमेज। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो हम यहाँ पे अपना मिरर इक्वेशन इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यूजिंग मिरर इक्वेशन, मिरर इक्वेशन का इस्तेमाल यहाँ पे हम करने वाले हैं। मिरर इक्वेशन क्या होती है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। प्रॉपर साइन कन्वेंशन का यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि ये वाली डायरेक्शन को मैंने मान लिया पॉजिटिव और ये वाली डायरेक्शन जो है उसको मैंने मान लिया नेगेटिव के बराबर। तो ये जो कर्व्ड मिरर है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं होगा, यहाँ पर होगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में लाई करने वाला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C, और इस पोल से जो मैं सेंटर तक की दूरी है 36 सेंटीमीटर वो मुझे लेफ्ट डायरेक्शन में मेजर करनी पड़ रही है, तो मैं इसको माइनस जो है मानने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है असली में वो -36 सेंटीमीटर है, और हम जानते हैं कि मिरर के लिए फोकल लेंथ होती है r/2 के बराबर, तो आपको मिल जाएगा -18 सेंटीमीटर। एक गलती मत कर देना, यदि लेंस का क्वेश्चन हो तो फोकल लेंथ उसकी r/2 के बराबर नहीं होती है। लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको लेंस मेकर फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है, लेकिन यदि मिरर की बात हो रही है तो आप सिंपली r को 2 से डिवाइड कर सकते हैं विद साइन। साइन का ध्यान रखें, -18 सेंटीमीटर आ चुकी है। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है पोल से वो लेफ्ट डायरेक्शन में मेजर की गई है, तो -27 सेंटीमीटर यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ। अब आप यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 1/b प्लस 1/-27 इज इक्वल टू 1/f -18। इसको इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा 1/b इज इक्वल्स टू 1/27 माइनस 1/18, ठीक। तो यहाँ पे नीचे LCM ले लीजिए, आपको मिल जाएगा 27 इंटू 18, सो ये आपको मिलेगा 18 - 27, तो कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा ऊपर, माइनस में 9 और नीचे आ जाएगा 27 इंटू 18, 9 से ये गया 2 बार, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर, -54 सेंटीमीटर। अब माइनस का मतलब है कि ये इस पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में 54 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए भाई, 54 सेंटीमीटर दूर बन रही है इमेज, तो कहीं यहाँ पर बन रही होगी इमेज यहाँ पर बन रही होगी। यदि मैं इसका मैग्निफिकेशन चेक करना चाहूँ तो मैग्निफिकेशन भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। तो -v है -54
और ऑब्जेक्ट जो है वो 27 सेंटीमीटर पे था, सो -27, माइनस से माइनस गया, ये आपके पास गया 2 टाइम्स, तो मैग्नीफिकेशन आता है आपके पास -2। मैग्नीफिकेशन यदि निगेटिव है इसका मतलब नीचे की तरफ है, इमेज जो है नीचे बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, इफ m इज नेगेटिव, इसका साफ साफ मतलब है कि इमेज जो है हमारी इन्वर्टेड है, इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट ऊपर है तो ये नीचे बनी है, और ऑब्जेक्ट यदि नीचे है तो ये ऊपर बनी है। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये इन्वर्टेड है। एंड इफ m की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा होती है, यदि m की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, मॉड m की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब जो साइज़ है इमेज का वो इनलार्ज्ड है। यदि मॉड ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब इमेज इज इनलार्ज्ड, इमेज इज इनलार्ज्ड। ठीक, ये बात भी आप याद रखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज जो है वो नीचे बनी है, उल्टी बनी है, और क्योंकि मॉड की बात करें तो मॉड 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब इमेज का साइज़ भी जो है वो डबल है। तो यहाँ पे इमेज कुछ इस तरीके से बन रही होगी। ये आपके पास एक आपका कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है दोस्तों, और इमेज जो है वो बनने वाली है उल्टी इस तरीके से। ये आपकी इमेज है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये आपका पोल है। ठीक, ये 27 था, ये 36 था, और ये 54 है, इस तरीके से। और यदि आप सिर्फ अंदाज़ा देखना चाहें कि इमेज कहाँ पर बनेगी, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो फोकस है वो यहाँ पे आ रहा था, फोकस आ रहा था यहाँ पे 18 पर। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट, यदि हमारा रियल ऑब्जेक्ट यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है, तो इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे बनती है। जब C और F के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बनती है C से परे, इमेज बनती है इन्वर्टेड और इनलार्ज बनती है। ये बात हम जानते हैं, इमेज रियल बनती है, और रियल इमेज यदि है तो हम इसको स्क्रीन पर जो है दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन लगा दीजिए इस जगह पर, और आपको ये इमेज जो है वो क्लियर दिख जाएगी। तो आंसर हमारा होगा कि इमेज को आप 54 सेंटीमीटर इस मिरर से इधर लगा दीजिए और आपको क्लियर इमेज प्राप्त हो जाएगी। अब इसके बाद इसके दूसरे पार्ट में पूछा गया है, यदि इस कैंडल को मूव करवाया जाता है क्लोजर टू द मिरर, यानी कि अब हमारा पेट भर नहीं रहा है, हम इसे और पास लाना चाहते हैं, हम इस कैंडल को और पास लाना चाहते हैं, तो क्या होगा, हमें स्क्रीन को कहाँ पर लगाना होगा। अब इसके लिए हमारे जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हमें याद रखने होंगे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्या है साहब, कि यदि आपके पास एक कॉनकेव मिरर है और हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के तो बीच में ऑलरेडी हैं, हम यहाँ पर तो ऑलरेडी हैं, तो जब हम इसको फोकस और पोल के बीच में ले जाएंगे, जब हम इसको यहाँ ले जाएंगे फोकस और पोल के बीच में, तो हम जानते हैं इमेज कहाँ पर बनती है, इमेज बनती है इससे उधर, इससे दूर बनती है इमेज, और वो इमेज जो होती है वर्चुअल होती है और साइज़ में बड़ी होती है। यहाँ पे आपको इमेज देखने को मिलती है, इमेज यदि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज बनती है यहाँ पर, और इमेज वर्चुअल है तो हम स्क्रीन पर उसको कैप्चर नहीं कर सकते हैं, स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, जैसे जैसे हम पास जाएंगे इस मिरर के, वैसे वैसे इमेज जो है वो यहाँ पे रियल बन रही थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज यहाँ पे बन रही थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुँचेगा तो इमेज वर्चुअल हो जाएगी और स्क्रीन पर उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक 4.5 सेंटीमीटर हाइट वाली एक नीडल जो है उसको प्लेस किया गया है एक 12 सेंटीमीटर दूर एक कॉन्वेक्स मिरर से। कॉन्वेक्स मिरर है, 12 सेंटीमीटर दूर इसको रखा गया है इस नीडल को, और इसकी फोकल लेंथ क्वेश्चन में दिया है 15 सेंटीमीटर के बराबर है इस मिरर की। तो आपको बताना है कि लोकेशन इमेज का कहाँ पर होगा और उसका मैग्नीफिकेशन कितना होगा। पहले पार्ट में ये पूछा गया है, तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे काम करते जाइए। एक कॉन्वेक्स मिरर बना लीजिए लाइक दिस, कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है साहब, प्रिंसिपल एक्सिस। अब मिरर के इस तरफ ही नीडल को रखेंगे, उस तरफ से कोई इमेज बनेगी नहीं, तो यहाँ पर हमने इमेज, यहाँ पे हमने नीडल रख दी है। नीडल की जो हाइट है वो 4.5 सेंटीमीटर के बराबर है, 4.5 सेंटीमीटर, और ये जो दूरी है कितनी है,
ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। इसकी जो फोकल लेंथ क्वेश्चन में दी हुई है, फोकल लेंथ वो आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्योंकि हम हमेशा कन्वेंशन में मानते हैं कि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, तो ये वाली जो डायमेंशंस हैं, ये वाली जो सारी क्वांटिटीज़ हैं वो पॉजिटिव होंगी, ये वाली जो सारी क्वांटिटीज़ हैं वो नेगेटिव होने वाली हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की दूरी है इस पोल से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो माइनस में लिखी जाएगी, -12 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ वो लिखी जाएगी पॉजिटिव में, प्लस में 15 सेंटीमीटर। और हम ये जानते हैं कि मिरर इक्वेशन से दैट 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो आपको यहाँ से मिलेगा 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू है -12 इज इक्वल टू 1/f, f कितना है प्लस में 15। इसको इधर ले जाइए, सॉल्व कर लीजिए, क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा आपको 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/12। इसका एलसीएम ले लेंगे 180, या 15 और 12 भी ले लीजिए, एक्सक्यूज मी, जब आपके पास 15 इंटू 12 तो मिल जाएगा आपके पास 15 प्लस 12 या 12 प्लस 15 लिख देंगे, 1/v आ जाएगा आपको। यहाँ से मिल जाएगा v इज इक्वल टू 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 27, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 3 से इसको काट देंगे, 3 से 5 बार गया, ये 9 बार गया, 3 बार गया और 4 बार गया। सो 20/3 सेंटीमीटर आपको इमेज आपको मिलने वाली है, यानी कि पॉजिटिव में आपको मिला है, और ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है, ये 6.6 के बराबर है। तो 6.6 दूरी पर आपको यहाँ पे इमेज मिलने वाली है, इमेज। और ये बात हम जानते भी हैं कि यदि इस कॉन्वेक्स मिरर से फाइनाइट डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो हमेशा पोल और फोकस के बीच में वो बनता है, और जो इमेज जो है वो साइज में कम होती है, डिमिनिश्ड होती है। और हम यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं -v/u होता है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे विद साइन, तो मिलेगा माइनस में v की वैल्यू है 20/3 और u की वैल्यू कितनी है भैया, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -12। तो ये वैल्यू आपको मिलने वाली है, माइनस से माइनस गया और 4 से गया 3 बार, 4 से गया 5 बार, तो m इज इक्वल टू 5/9। 5/9 आपको मिलेगा। यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये इमेज जो है वो इरेक्ट होने वाली है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो इरेक्ट इमेज आपको मिलेगी। और क्योंकि ये 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब साइज में डिमिनिश्ड हमें मिलने वाली है इमेज, डिमिनिश्ड। एग्जैक्ट बता भी सकते हैं कितनी होने वाली है, कि ये हम मैग्निफिकेशन जानते हैं क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिकॉज मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो हमारे पास आया है 5/9, तो 4.5 सेंटीमीटर नीडल की हाइट है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 5/9 इंटू 4.5, तो 9 से गया ये 0.5 टाइम्स, तो आ जाएगा आपके पास 2.5 सेंटीमीटर, या आ जाएगी हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज इज 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट हैपेंस एज नीडल इज मूव्ड फादर फ्रॉम द मिरर। यदि इस मिरर से इस नीडल को दूर ले जाया जाता है तो क्या होगा। तो हम कहेंगे आप कितना भी दूर ले जाइए इसको, इमेज हमेशा P और F के बीच में बनने वाली है, जब तक ये डिस्टेंस जो है फाइनाइट रहने वाली है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे as we move away from the mirror, the image still forms between pole and focus। पोल और फोकस के बीच में ही लहराती है हमारी इमेज, लेकिन एक फ़र्क ये पड़ता है कि हम जानते हैं मैग्नीफिकेशन जो है वो -v/u होता है। तो यदि हम u को बढ़ाते जाएंगे, यदि मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये v/u आ जाता है, राइट। तो यदि हम इमेज का जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाते ही जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, हमारा जो मैग्नीफिकेशन है उस पर फ़र्क पड़ता है, वो मैग्नीफिकेशन कम हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन कम हो जाता है। ठीक,
आगे चलते हैं इसमें। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि एक टैंक है और उसको फुल भर दिया है पानी से और हाइट जो है पानी की वो 12.5 सेंटीमीटर के बराबर है। अच्छा, तो अपेरेंट डेप्थ एक नीडल की जो लेटी हुई है उसके बॉटम में उसको मेजर किया जाए तो वो 9.4 सेंटीमीटर के बराबर आती है अपेरेंट डेप्थ। हमने आपको समझाया था पिछले लेक्चर्स में कि अपेरेंट डेप्थ कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। सबसे पहला सवाल है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए पानी का कितना होगा। तो दोबारा ले चलते हैं आपको इसी कॉन्सेप्ट पे कि ये आपके पास एक वाटर टैंक है और इसमें भरा हुआ है पानी 12.5 सेंटीमीटर तक। आपके पास है 12.5 सेंटीमीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, लेट्स से म्यू के बराबर है, बाहर एयर है और यहाँ पे जो नीडल रखी है बेटा, ये जो नीडल है उस नीडल की जो इमेज है वो आपको दिखाई देती है यहाँ पर। तो हमने आपको बताया था कि ये जो डेप्थ है ये होती है रियल डेप्थ और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डेप्थ होती है उसको अपेरेंट डेप्थ कहा जाता है और इन दोनों में रिलेशन होता है कुछ इस तरीके से कि डी डैश जो होती है वो डी अपॉन म्यू के बराबर होती है। ये अपेरेंट डेप्थ है, ये रियल डेप्थ है। यहाँ पे आपको लिख के आना होगा कि कौन सी अपेरेंट डेप्थ है और कौन सी रियल डेप्थ है। ये आपके पास है रियल डेप्थ। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का जिस मीडियम में निडल रखी गई है, म्यू सब लोग जानते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, हमें डी डैश दिया है, हमें डी दिया है, हमसे म्यू पूछा गया है। तो आप यहाँ से म्यू निकाल सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू डी अपॉन डी डैश। डी कितना है 12.5 सेंटीमीटर के बराबर और डिवाइड करेंगे इसको अपेरेंट डेप्थ से जो कितनी है 9.4 सेंटीमीटर। सो 9.4 सेंटीमीटर से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको म्यू की वैल्यू जो है वो पता चल जाएगी। अब क्वेश्चन में अगला पार्ट हमसे पूछा गया है, इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू द सेम हाइट विच हाइट 12.5 सेंटीमीटर। तो क्या कहा गया है कि बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड टू फोकस ऑन द नीडल अगेन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि यदि इस लिक्विड को हम चेंज कर देते हैं, 1.63 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड यहाँ पे ला देते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं कि अब हमारे पास जो लिक्विड है इस कंटेनर में वो कुछ अलग टाइप का है। अब म्यू की जो वैल्यू है वो 1.63 के बराबर है और निडल सेम रखी हुई है यहाँ पे और ये जो हाइट है अभी भी 12.5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ अपेरेंट डेप्थ कितनी होगी, नई अपेरेंट डेप्थ कितनी होगी, न्यू अपेरेंट डेप्थ। क्या आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से कि एक्चुअल डेप्थ कितनी है 12.5 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.63 के बराबर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास डी डैश की वैल्यू पता चल जाएगी, नई हमारे पास अपेरेंट डेप्थ कितनी है। इसको डी डबल डैश कह देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि डी डैश पिछला वाला था तो इसको डी डबल डैश मैंने बोल दिया। अब जो पुराना वाला डी डैश था बेटा वो आपके पास था ये, यानी माइक्रोस्कोप से कोई बंदा यहाँ पे फोकस करेगा तो उसको इस हाइट तक फोकस करना होगा, इस डेप्थ तक फोकस करना होगा, डी डैश तक फोकस करना होगा, यानी कि 9.4 सेंटीमीटर पे फोकस करना होगा। अब लेकिन जो डी डबल डैश आया है वो इससे अलग आने वाला है, इससे अलग आने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि अब फोकसिंग उसको किसी और डेप्थ पर करनी होगी, डी डबल डैश डेप्थ पर उसको फोकसिंग अपनी करनी पड़ेगी। तो हमसे पूछा गया है कि कितना माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं शिफ्टिंग नीडेड फॉर माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू डी डबल डैश माइनस जो हमारी पुरानी अपेरेंट डेप्थ थी वो कितनी थी 9.4 सेंटीमीटर का मॉड। ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि इतना शिफ्ट हमें करना होगा उस माइक्रोस्कोप को टू गेट द क्लियर पिक्चर ऑफ द नीडल। प्लेस एट द बॉटम। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि हमारे पास कुछ डायग्राम्स हैं, एक रे का डायग्राम है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है बेचारा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको दिए हुए हैं। इस सेट के लिए दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस सेट के लिए दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इस सेट के लिए आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस तो दिया है लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं मान लेता हूं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू जी के बराबर है। एयर का तो हम जानते हैं 1 के बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं पता है तो इसका म्यू डब्ल्यू मान लेते हैं। जैसे 4/3 होता है वाटर का, ग्लास का होता है 3/2, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया है, यही पूछा ही यही है, मतलब ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो इसलिए हम इसको मान लेते हैं वेरिएबल की तरह। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी लिया है हमने, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू लिया है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। नॉर्मल से हम एंगल मेजर करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बात भी आप चेक कर लें क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में एंगल 35 की जगह ये दे दिया हो आपके पास, ठीक है, 55 दे दिया हो साथ में, तो आप ये चेक करना कि नॉर्मल के साथ एंगल दिया है। ठीक, अब आप स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगा दीजिए, एक स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगा दीजिए, एक स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगा दीजिए। तो मैं पहले डायग्राम में स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अप्लाइंग स्नेल्स लॉ इन फिगर नंबर ए, तो आपको मिलेगा यहां से एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू, ग्लास में ही जा रही है रे अल्टीमेटली, तो यहां पे मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज 35 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 आपको यहां से मिल जाएगी। दूसरी इक्वेशन में लिखूंगा यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया हुआ है, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन दिए हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि एंगल ऑफ कि इसका जो है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60, यहाँ लिखूंगा साइन 60 इज इक्वल टू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू इंटू साइन ऑफ 47, साइन ऑफ 47 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद तीसरे के लिए भी आप लिख सकते हैं, मैंने मान लिया कि एंगल थीटा के बराबर है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ये इंसिडेंस मीडियम है, ये रिफ्रैक्शन वाला मीडियम है, तो आप लिखेंगे म्यू डब्ल्यू इंटू साइन 45 इज इक्वल टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी इंटू साइन ऑफ थीटा, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर जो है मिल जाएगा। और आपसे कुछ और पूछा है क्या? नहीं, आपसे यही पूछा है कि प्रिडिक्ट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द ग्लास। ठीक, इनकी वैल्यूज अप्रॉक्सीमेट आप ले सकते हैं कि साइन 35 जो है उसकी साइन 37 वाली वैल्यू यूज़ कर सकते हैं विच इज़ 3/5, और ऐसे ही जो 47 है इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं यूजिंग मैथमेटिकल आइडेंटिटीज ऑफ साइन। ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, बच्चे पूछ रहे हैं अलग अलग बैच में कि सर कब कौन सा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, तो मैं ये इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको एक साथ ही दे रहा हूँ ताकि मुझे बार बार हर एक बैच में हर जगह पे अलग अलग ना बताना पड़े। ये डिटेल है माई बैचेस फॉर IIT JEE कमिंग सून, यानी कि जो अब आने वाले बैच हैं मेरे, ठीक है ना, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, न्यू इवॉल्व यानी कि 12th क्लास का उन स्टूडेंट के लिए जो 11th से 12th मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मई से। ठीक है ना, यानी कि 2022 में जो अपना IIT JEE का एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया इवॉल्व स्टार्ट हो रहा है। कब से? 5 मई से। ठीक है बच्चों, रेगुलर बैच है, फुल थ्योरी का बैच है, 5 मई से स्टार्ट होके समझ लिए अक्टूबर एंड या नवंबर एंड तक ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद आता है इमर्ज बैच जो कि 11th क्लास के लिए यानी कि 10th से 11th मूव करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनको 2023 में अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट होगा 20th मई से। ठीक है ना, 20th मई से उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट होएगा इमर्ज का। ठीक है ना, तो बच्चों मेरा ये एक ही बैच होगा, इसी के लिए आपको इंतजार करना है, इसी में एडमिशन लेना है, कहीं और नहीं जाना। ठीक है, एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए यानी कि जो बच्चे इस साल 12th क्लास में हैं, ठीक है ना, अपना बोर्ड देके वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सेल बैच है जो कि इसी साल यानी कि 2022 में जिनको अपना IIT JEE का एग्जाम देना है उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 29 मई से। ठीक है बच्चों, ये 12th पास लोग हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरे बैचेस के बारे में।
ठीक है बच्चों, और इनके अलावा शायद ही नेक्स्ट बैच कोई स्टार्ट होंगे, क्योंकि इतने में ही मेरा फुल टाइम कवर हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बेस्ट ऑफ लक। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए और इसी बैच में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।